जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है। ठीक है, ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है। ठीक है, अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे। तो साथियों स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक काल, और आधुनिक काल में दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भारतेंदु युग को। आपको पता है कि हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है उसकी जो शुरुआत होती है वो भारतेंदु युग से होती है। ठीक है, तो सभी लोग तैयार हैं तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर कर दें। सभी लोग आ जाएं और स्टार्ट होता है आज का इस सेशन। साथियों हम रोज 9 बजे यहां पर अपन पढ़ते हैं। आप जूनियर टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर दोस्तों आप तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम, सुपर टेट एग्जाम की, तो हिंदी साहित्य आपके लिए दोस्तों यहां पर बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाएगा। आज का अपना पहला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? ये आपका पहला प्रश्न है। जिन भी साथियों ने दोस्तों अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। प्ले स्टोर से आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर में सर्च करिए सेल्फ स्टडी क्लासेस, है ना। ये ऐप आप डाउनलोड कर लेते तो हिंदी साहित्य का दोस्तों यहां पर आपको खजाना मिलने वाला है ना। अब आपको बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी। बताइए, 4 विकल्प हैं, 4 में से आपको बताना है। सभी लोग आंसर बताएंगे। और दोस्तों किस युग में, किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी, ये क्वेश्चन आपको बताना है। और बिल्कुल सही आंसर आया है, उत्तर है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग के कवियों की जो दृष्टि है वो व्याकरण के नियमों पर अच्छी नहीं जमी थी। ये जो कथन है ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। ये क्वेश्चन आए हुए हैं यूपी पीजीटी 2013 में, ये क्वेश्चन आया हुआ है। इन क्वेश्चनों को अपन को पढ़ना है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं दोस्तों, बार बार रिपीट होते हैं। यहां पर देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में भारतेंदु युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी। भारतेंदु युग के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, ठाकुर जगमोहन सिंह हैं और लाला श्रीनिवास दास। अब आपसे यहां से एक क्वेश्चन और बनेगा कि निम्न में से बताइए कौन सा भारतेंदु युग का कवि है या फिर कवि नहीं है। तो अपन को याद रख लेना भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह और लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन जो आपने बताया है कि भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह आपको बताना है। और आपने बिल्कुल सही आंसर चयन किया है कि सर फूलों का गुच्छा। फूलों का गुच्छा यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो फूलों का गुच्छा है ये दोस्तों भारतेंदु जी का कविताओं का संग्रह है ना। और एक खड़ी बोली की कविताओं का संग्रह है, याद रख लेना। बोले भारत में फूलों का गुच्छा खड़ा है, भारत में फूलों का गुच्छा खड़ा है तो भारत से बनेगा भारतेंदु। फूलों का गुच्छा तो फूलों का गुच्छा कविता संग्रह, खड़ा है तो खड़ी बोली, है ना। तो खड़ी बोली की दोस्तों कविताओं का संग्रह माना जाता है फूलों का गुच्छा, यानी कि आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, युग प्रवर्तक साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मुख्यतः ब्रज भाषा में काव्य रचना की, परंतु फूलों का गुच्छा तथा दशरथ विलाप नामक काव्य ग्रंथों की रचना भारतेंदु जी ने खड़ी बोली में की थी। ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर आपको बताना कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है।
भारतेंदु मंडल का लेखक कौन सा नहीं? आपने देखा होगा दोस्तों, अपन देखते भारतेंदु युग में भारतेंदु मंडल बनाया गया था और भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ जो दोस्तों लेखक थे वो लेखक थे बालकृष्ण भट्ट, है ना। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था दोस्तों 1844 में, इसको आपको याद रख लेना है। भारतेंदु का जन्म, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 1844 में हुआ था, है ना। और भारतेंदु जी का जन्म कब हुआ था? 1850 में। तो एक उत्तर यहां से आता है कि सबसे वरिष्ठ जो भारतेंदु युग के थे वो बालकृष्ण भट्ट थे। याद रख लेना। कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? तो देखना दोस्तों, प्रताप नारायण मिश्र हैं, प्रेमघन भी हैं, बालकृष्ण भट्ट भी हैं, लेकिन श्रीधर पाठक नहीं है। उत्तर चला जाता है डी की तरफ। डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। भारतेंदु एवं उनका मंडल, इस प्रकार से भारतेंदु मंडल से एक क्वेश्चन आता है, याद रख लेना। सभी लोग लाइक करें वीडियो को, अपने मित्रों तक शेयर भी करना है, ठीक है। जितने भी हमारे साथी हैं शेयर जरूर किया करें व्हाट्सएप पर, और दोस्तों और भी जगह जहां पर भी आपको करना है। भारतेंदु एवं उनका मंडल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन, है ना, और दोस्तों नवनीत चतुर्वेदी, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, ये सभी माने जाते हैं दोस्तों भारतेंदु मंडल। जबकि स्वच्छंदतावादी कवि माने जाते कौन? श्रीधर पाठक। अगला क्वेश्चन आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 4 का, कि भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? ये क्वेश्चन कई बार आया है दोस्तों, कब ढली बताइए। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। और भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली, एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया तो आपको उत्तर चयन करना है। बिल्कुल उत्तर चयन करना है। यसरत्ती साहब जी हैं, यसरत्ती जी का अपने यसरत्ती साहब अपनी क्लास से जुड़े हुए और मास्टर कैडर में इनका सिलेक्शन हो गया। इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यसरत्ती जी हमारे सभी स्टूडेंट के बीच में आए आप, है ना, और हमारे सभी साथियों का मार्गदर्शन भी करें किस प्रकार से आपने पढ़ाई की है। हिंदी नई चाल में कब ढली? 1873 में, यानी कि सी नंबर 1873 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतेंदु जी ने कालचक्र नाम की अपनी पुस्तक में नोट दिया है कि हिंदी नई चाल में ढली 1873 ईस्वी में, है ना, इसको याद रख लेना। अब दोस्तों यहां पर रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। ये रचनाएं दी हैं और नीचे कूट दिया है आपके लिए इस प्रकार से। प्रेम पथिक किसकी रचना है? गीतिका किसकी रचना है? सांद गीत के रचनाकार कौन है? और गुंजन किसकी रचना है? बताइए। ये 4 विकल्प हैं, 4 में से आपको बताना है। जल्दी से बताइए, सभी लोग लाइक जरूर कर देंगे। साथियों उत्तर अपना क्या हो जाएगा? प्रेम पथिक के रचनाकार कौन है? इसका आंसर आपको बताना है। प्रेम पथिक आपको पता है दोस्तों, प्रेम पथिक के रचनाकार कौन माने जाते हैं? गीतिका किसकी रचना है? गीतिका के रचनाकार कौन है? तो बोले सर गीतिका तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, सांद गीत तो महादेवी वर्मा की है, गुंजन तो सुमित्रानंदन पंत की है ना। तो बताइए फिर उत्तर क्या हो जाएगा? प्रेम पथिक के रचनाकार कौन माने जाते हैं? बोले सर उत्तर आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा उत्तर? ए नंबर, है ना। ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। यहां पर याद रख लेना दोस्तों कि ए नंबर में जो आई भी दिया है ये गलत हुआ है यहां पर, क्योंकि इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं। यहां पर कुछ मिस्टेक है ना, इसको याद रख लेना है। प्रेम पथिक के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। ये मिस्टेक हो गया, बाकी सब सही है। गीतिका, सांद गीत, गुंजन, सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। इसको देखो, प्रेम पथिक दोस्तों ये जयशंकर प्रसाद की है, गीतिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब यहां पर आते हैं दोस्तों, यहां पर पढ़ते हैं सांद गीत के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा। गुंजन सुमित्रानंदन पंत की रचना है, पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की रचना है ना। इसको आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है कि दोस्तों आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? बताइए। 4 विकल्प हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आपको बताना है कि दोस्तों स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन हैं? बताइए। आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? मैथिली शरण गुप्त, राधा कृष्ण दास, श्रीधर पाठक या फिर अयोध्या से उपाध्याय हरिओत? बताइए। यसरत्ती जी, आसू जी, बिल्कुल
सभी लोगों को आंसर चयन करना है। आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद का बताना है कि प्रवर्तक कौन है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर है कि श्रीधर पाठक ये स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनको याद रख लेना है ना दोस्तों। आपको पता है कि क्वेश्चन कई बार आया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक श्रीधर पाठक हैं। इन्होंने ब्रज भाषा में मौलिक काव्य काश्मीर सुषमा की रचना 1904 ईस्वी में की। पाठक जी की खड़ी बोली में मौलिक कृतियां बनाष्टक, देहरादून, भारत गीत है ना, जगत सच्चाई सार, सांध अटन और गुणवंत हेमत, इनको भी अपन को पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है हिंदी नई चाल में ढली ये कथन किसका है? कथन बताना है ये कथन किसका है साथियों। अभी अपन ने पढ़ा था कि हिंदी नई चाल में कब ढली, तो आपने बता दिया 1973। लेकिन अब आपसे पूछा गया कि हिंदी नई चाल में ढली ये कथन किसका है? बिल्कुल दोबारा आ रहा है मास्टर कैडर, बिल्कुल बहुत बढ़िया है ना। दोबारा मास्टर कैडर फिर से आ रहा है, बढ़िया तैयारी करें जितने भी हमारे साथी हैं है ना, तैयारी में लग जाएं अभी से। मैं बता रहा हूं कि अभी एग्जाम के 1-2 महीने में कोई तैयारी नहीं होती। आप तैयारी करते हो तो पहले से किया करो, और निरंतर जो तैयारी करते हैं सिलेक्शन उन्हीं का होता है ना। तो यहां पर अभी से आप तैयारी में लग जाओ। और हिंदी नई चाल में ढली कथन किसका है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का, और डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी नई चाल में ढली ये कथन भारतेंदु जी का है ना। और भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में काशी में हुआ। इनके द्वारा रचित 70 काव्य कृतियां हैं, इनको याद रख लेना। भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, बैसाख महात्म, प्रेम सरोवर और प्रेम माधुरी, ये रचनाएं भी आपको याद रख लेना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? आधुनिक काल के साहित्य की ये आपको बताना है। मात्र गद्य में उत्कृष्ट कृतियां की रचना हुई, गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित किया, या नवगीतों में संगीत के तत्वों को पिरोना, या फिर दोस्तों भावुकता कथनों को प्रश्रय प्रदान करना। ये आप बताएंगे कि आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, बताइए। उत्तर इसका राइट चयन करना है रवि जी, और राइट आंसर है कि गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना, ये दोस्तों आधुनिक काल की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। गद्य को साहित्य के रूप में सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना, ये आधुनिक काल की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है मनीष जी, है ना। और दोस्तों जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है, जूनियर टेट वालों को, जिन भी साथियों को दोस्तों एडमिशन लेना है वो एडमिशन ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आधुनिक हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम क्या है? दोस्तों ये जो कोर्स है मात्र हिंदी साहित्य का विस्तृत अध्ययन, हिंदी साहित्य का ट्रिकी वीडियो, ठीक है, हिंदी साहित्य के लिए दोस्तों आपका टॉपिक वाइज टेस्ट, हिंदी व्याकरण का कोर्स, ये सारा कोर्स आपको मात्र 1200 रुपए में उपलब्ध है दोस्तों अभी। तो सेल्फ स्टडी क्लासेस को आप डाउनलोड करें। और दोस्तों जिनको एडमिशन लेना है मास्टर कैडर वालों को, है ना, यूपी टीजीटी पीजीटी वालों को, जूनियर टेट वालों को, वो ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम बताना है। सही नाम क्या है दोस्तों? बाला बोधनी, बाला प्रबोधनी, बाल प्रबोध, या फिर बाल विनोद, बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित जो पत्रिका है इसका सही नाम क्या है? राइट आंसर प्रश्न क्रमांक 9 में आपको चयन करना है और भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम बताना है। और सही नाम बताने के लिए बोला गया तो ये दोस्तों महिलाओं से संबंधित पत्रिका थी और इस पत्रिका का नाम क्या था? बाला बोधनी। क्या था? वाला बोधनी। यानी जो आपने ए नंबर लगाया सुनीता देवी जी, वो बिल्कुल सही है, वाला बोधनी पत्रिका। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोस्तों बाला बोधनी पत्रिका निम्न में से बताइए कौन सी पत्रिका महिलाओं से संबंधित थी? तो महिलाओं से संबंधित पत्रिका थी कौन सी? बाला बोधनी, है ना। और भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम है वाला बोधनी। 1968 ईस्वी में कवि वचन सुधा, है ना, इसको याद रख लेना दोस्तों।
1973 में हरिश्चंद्र मैगजीन तथा 1984 में बाला बोधनी पत्रिका निकाली। ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं दोस्तों कि निम्न में से बताइए कौन सी पत्रिका दोस्तों किसने नहीं निकाली, भारतेंदु जी ने नहीं निकाली। तो अपन क्या याद रखेंगे कि कवि बच्चन सुधा है ना, और दोस्तों 1968 में कवि बच्चन सुधा, 73 में हरिश्चंद्र मैगजीन है ना, बाला बोधनी 1984, इनको अपन को याद रख लेना है। बिल्कुल थ्योरी पढ़ाते हैं, पेड कोर्स में थ्योरी भी पढ़ाते हैं, यहां अपना यही चलता है दोस्तों। इस क्लास में अपन प्रैक्टिस करते हैं और पेड क्लास में थ्योरी भी पढ़ते हैं और वहां पर आपके ट्रिकी वीडियो भी आते हैं। किसने 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की थी, बताइए 1873 में। और यहां पर अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि सर 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, भारतेंदु जी ने। भारतेंदु यानी बी आपका बिल्कुल सही है। बाला बोधनी 1984, कवि बच्चन सुधा 1968, 1973 में दोस्तों हरिश्चंद्र मैगजीन। इन चीजों को आप लोग याद रखिए, ये हमेशा पूछी जाती हैं। अब यहां पर आते हैं दोस्तों, हरिश्चंद्र ने 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की। यह पत्र भारतेंदु युग का मुख्य पत्र माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है, आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से बताइए कौन सा भारतेंदु युग का मुख्य पत्र माना जाता है। तो दोस्तों इसको आपको याद रख लेना है कि जो हरिश्चंद्र मैगजीन है, इसको हरिश्चंद्र मैगजीन को भारतेंदु युग का मुख्य पत्र माना जाता है। याद रख लेना सभी लोग, इसका पहल हरिश्चंद्र पत्रिका नाम का बाद में परिवर्तित हो गया। इसके अतिरिक्त भारतेंदु जी ने कवि बच्चन सुधा 1868 है ना, 1868 है दोस्तों, यहां पर ये 1968 दिया है, वो 1868 है, ठीक है। इसको अपन को याद रख लेना है ना। बाला बोधनी 1874, ये गड़बड़ दिया है, यहां पर सन गड़बड़ हो गया है, ठीक है। 1874 है क्योंकि 1850 में तो जन्म हुआ था भारतेंदु का और 1885 में मृत्यु हो गई थी। तो ये 1868, 1873 है ना, और दोस्तों 1884, इनको आप सुधार लेना। ये चारों वहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहां पर अपन एक बार और देख लेते हैं। यहां पर देखो ये थोड़ा सा यहां मिस्टेक हो गया, 1968 लिख गया, 1973 लिख गया है ना, 1884, ये 1868 है, ये 1873 है, ये 1884 है। इसको आपको नोट्स कर लेना, ठीक है, ये सुधार लेना, क्योंकि जन्म आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र का हुआ था है ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1850 में है ना, इसलिए इन्होंने 1868 में निकाली थी कवि बच्चन सुधा। 1873 में निकाली थी दोस्तों, इनने कौन सी निकाली थी, हरिश्चंद्र मैगजीन है ना। और दोस्तों 1884 में निकाली थी इन्होंने बाला बोधनी। इसको याद रख लेना। अगला बताना है आपको, यहां पर हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 से 1900 ईस्वी के काल को किस नाम से अभिहित करते हैं, ये बताना है आपको। बताइए, हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 ईस्वी से 1950, बताइए काल को किस नाम से अभिहित करते हैं। द्विवेदी युग के, भारतेंदु युग, शुक्ल युग या फिर छायावादी युग। तो इसको याद रख लेना दोस्तों, ये उत्तर आपका सही हो जाएगा, भारतेंदु युग है ना। 1850 से लेकर के 1900 युग, ये भारतेंदु युग कहलाता है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 से 1900 के काल को भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। द्विवेदी युग का समय 1900 से दोस्तों 1918-20 माना जाता है, 1920 माना जाता है, ठीक है। 1918 से 36 ये छायावाद युग का है, और दोस्तों 1936 से 43 जो होता है वो प्रगतिवाद का होता है ना। इनको आपको याद रख लेना है दोस्तों, ये 1918 से 36 ये छायावाद माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मुंह से, पंक्ति किस कवि की है, बताइए। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मुंह से, ये पंक्ति किस कवि की मानी जाती है, प्रियंका जी
है ना। ये चार विकल्प में से अपन को चयन करना है। मीना जी, कल्पना जी बताइए। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मुंह से, ये पंक्ति किसकी है? और 12 का आंसर आपने चयन किया है कि सर ये भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मुंह से, ये भारतेंदु जी की पंक्ति है ना। हिंदी साहित्य के संदर्भ में नव जागरण के अग्रदूत, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मील को बीज मंत्र मानने वाले, वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित, उर्दू में रसा उपनाम से कविता करने वाले भारतीय हरिश्चंद्र, 70 काव्य ग्रंथों की रचना की इन्होंने। और इसके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं इनके विजयनी विजय वैजंती, है ना, दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा, भारत शिक्षा, रिपुनाष्टक, प्रबोधनी, प्रात समीरन। ये पूछी जाती हैं दोस्तों। ये रसा उपनाम से भी लिखते थे भारतेंदु। वल्लभ संप्रदाय में ये दीक्षित थे, यानी कि कृष्ण भक्त थे। कौन? वल्लभाचार्य। इन्होंने कहा था निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। ये दोस्तों, है ना, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नाही को सूल। ये इन्होंने भारतेंदु जी ने पंक्ति दी थी। ये पंक्ति भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी इस पंक्ति के लेखक कौन माने जाते हैं? ये आपको बताना है। उत्तर बताएंगे। उत्तर क्या हो जाएगा? फिर से पंजाब मास्टर कैडर आ रहा है। एक और पंजाब मास्टर कैडर का एग्जाम देंगे यशरत्ती जी, है ना। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी इस पंक्ति के लेखक हैं। इस पंक्ति के लेखक कौन माने जाते हैं? रामचंद्र शुक्ल माने जाते हैं, राम कुमार वर्मा माने जाते हैं, या फिर दोस्तों बताइए शिवदान सिंह चौहान या फिर रामविलास शर्मा माने जाते हैं? ये आंसर आपको बताना है। सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बताएं उत्तर क्या हो जाएगा। उत्तर बताना है और उत्तर बिल्कुल सामने है आपके। बोले सर रामचंद्र शुक्ल, उत्तर तो आपने ही बता दिया, है ना। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रजभाषा का। तो ये आंसर तो आपके सामने था। उद्धव शतक में कितने छंद हैं बताइए? तो यहां पर उद्धव शतक में 116 छंद हैं। इसको आपको याद रख लेना है। कितने छंद हैं? 116 छंद। यानी कि आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर 116। उद्धव शतक में 116 छंद हैं। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की प्रसिद्ध कृति है। इसको आपको याद रख लेना है, ठीक है। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे जो अपना है यहां पर अंग्रेजी विद्वान पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दर्श शीर्षक से इन्होंने अनुवाद किया। ये तो खैर ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवलर का हिंदी अनुवाद किसने किया? गोल्ड स्मिथ की, बहुत बढ़िया प्रश्न है। गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवलर का हिंदी अनुवाद किसने किया बताइए? बिल्कुल सही है। यहां पर दोस्तों आपको एक चीज सुधारनी है, एक चीज सुधारनी है। 1868 सुधार लो, है ना, और 1873 और 1874 ये आप सही कर लेना, है ना। एक कवि बचन सुधा 1868, 1873 में हरिश्चंद्र चंद्रिका और 1874 में बाला बोधनी। ये आप सही कर लेना इसको, है ना। 1884 नहीं है, ये 1874 है ना। 1868, 1873 और 1874 इसको आप लोग सही कर लेना, ठीक है। और यहां पर गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवलर का अनुवाद किसने किया? तो किया है श्रीधर पाठक ने, है ना। ये चीज को आप लोग सुधार लें, ठीक है। कहीं मिस्टेक होती तो दोस्तों कमेंट में जरूर लिखा करें और उसको अपन क्लास के दौरान ही सही कर लेंगे, है ना। 1868 में दोस्तों कवि बचन सुधा, 1873 में हरिश्चंद्र चंद्रिका, है ना, हरिश्चंद्र मैगजीन, और 1874 में बाला बोधनी। ये समय लिख लो आप अगर आप नोट्स कर रहे हो तो। 1868, 73 और 74। ये बाला बोधनी दोस्तों 74 है, 84 नहीं है, ठीक है। इसको सुधार के लिखना। गोल्ड स्मिथ की दोस्तों कृति ट्रेवलर का हिंदी अनुवाद श्रांत पथिक नाम से खड़ी बोली में श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ के अन्य ग्रंथ हर्मिट
का एकांतवासी योगी तथा डिटर्जेंट विलेज का उजड़ ग्राम नाम से अनुवाद किया। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाएंगे आपसे कि गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवलर का हिंदी अनुवाद श्रीधर पाठक ने किस नाम से किया? तो आप बताओगे श्रांत पथिक के नाम से। ठीक है, खड़ी बोली में। ठीक है, गोल्ड स्मिथ के अन्य ग्रंथ हर्मिट का एकांतवासी योगी नाम से। ठीक है, डिटर्जेंट विलेज का उजड़ ग्राम नाम से। ये तीन पूछे जाते हैं, तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको याद रख लेना। कैसे कैसे? गोल्ड स्मिथ का दोस्तों ट्रेवलर का श्रांत पथिक नाम से। ठीक है, खड़ी बोली का गोल्ड स्मिथ का के अन्य ग्रंथ में दोस्तों हर्मिट का एकांतवासी योगी नाम से, डिटर्जेंट विलेज का उजड़ ग्राम नाम से। इसको सभी लोग दोस्तों याद कर लेंगे। यहां से एक क्वेश्चन आपका बन जाता है, एक क्वेश्चन आपका आता है, इसको सभी लोग याद करेंगे। अगला क्वेश्चन है, त्रिशूल किसका उपनाम था? त्रिशूल किसका उपनाम था बताइए? त्रिशूल किसका उपनाम था? सभी लोग लिखेंगे, बताइए किसका उपनाम था दोस्तों त्रिशूल? त्रिशूल किसका उपनाम था? आपको बताना है, चयन करना है सभी लोगों को। त्रिशूल उपनाम कई बार पूछा गया है दोस्तों, और ये हमेशा पूछा जाता है कि आपको बताना है त्रिशूल किसका उपनाम था। तो आपने यहां पर बिल्कुल चयन किया है कि सर गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का उपनाम क्या था? तो इनका उपनाम था त्रिशूल। त्रिशूल आपको याद रख लेना है, त्रिशूल कई बार पूछा गया है। त्रिशूल किसका उपनाम था? तो दोस्तों त्रिशूल जो उपनाम था वो तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का है ना। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का उपनाम त्रिशूल था। ये श्रृंगारिक कविताएं स्नेही उपनाम से लिखा करते थे, याद रख लेना। और दोस्तों राष्ट्रीय भावनाओं की कविताएं त्रिशूल उपनाम से लिखा करते थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि ब्रज कोकिल के नाम से कौन जाना जाता है? ब्रज कोकिल के नाम से आपको चयन करना है, चयन करिए फटाक से। ब्रज कोकिल के नाम से कौन जाना जाता है? सभी लोग चयन करेंगे। राइट आंसर आपको बताना है, ब्रज कोकिल के नाम से कौन जाने जाते हैं। और यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर है, बोले सर सत्यनारायण कविरत्न। कौन जाने जाते हैं? ब्रज कोकिल के नाम से जो जाने जाते हैं सत्यनारायण कविरत्न जाने जाते हैं। और उत्तर चला जाता है आपका बी नंबर। ठीक है, बी आपका बिल्कुल सही है। ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि सत्यनारायण कविरत्न है। इनकी समस्त रचनाओं का संकलन बनारसीदास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग से प्रकाशित कराया। इनकी प्रसिद्ध रचना है भ्रमर दूत। एक कई बार पूछा गया कि भ्रमर दूत के रचनाकार कौन है? तो आपको बताना है भ्रमर दूत के रचनाकार माने जाते हैं दोस्तों कौन माने जाते हैं? सत्यनारायण कविरत्न। प्रेम कली भी इनकी रचना है, प्रेम कली और भ्रमर दूत। याद रख लेना। जिन भी साथियों को दोस्तों अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप जरूर डाउनलोड करें। और यहां पर दोस्तों अपन प्रतियोगिता भी अपनी आयोजित की जाती हैं, बहुत सारी चीजें, टेस्ट भी आपको मिलते हैं। भारतेंदु युग के नाटककार बताना है, नाटककार कौन है? भारतेंदु युग के नाटककार कौन है? श्रीनिवास दास, प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी या फिर वृंदावन लाल वर्मा? बताइए। और भारतेंदु युग के नाटककार कौन है? बोले सर भारतेंदु युग के नाटककार हैं श्रीनिवास दास। श्रीनिवास दास यानी ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, श्रीनिवास दास ने दोस्तों आपको पता है हिंदी का प्रथम उपन्यास लिखा था जिसका नाम था परीक्षा गुरु, है ना। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना था, यह भी आपको याद रख लेना। और दोस्तों भारतेंदु युग के नाटककारों में श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, किशोरीलाल गोस्वामी, ये सभी माने जाते हैं। इतना सुन के पात सहीजी, श्री अकबर सहीजी, आद शेर सोना नरहर दास चारण को दिया। इनके 1.5 शेर सोना हो गया
रास वंचना पूरन भया, आम खास बरखास हुआ। इन पंक्तियों का संबंध बताना है किससे है, बताइए इन पंक्तियों का संबंध किस रचना से है पिंकी जी, किस रचना से है? सभी लोग लाइक जरूर कर देना। इतना सुन के पात शाही जी, श्री अकबर शाही जी, आद शेर सोना नरहर दास चारण को दिया। इन पंक्तियों का संबंध किससे है बताइए? 84 वैष्णव की वार्ता से, चंद छंद की वर्णन की महिमा से, 252 वैष्णव की वार्ता से, या फिर आईने अकबरी की भाषा वचनिका से। तो अपन को पता है चंद छंद की वर्णन की महिमा ये गंग कवि की रचना मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? गंग कवि की रचना है ना, इसको याद रखेंगे। और ये पंक्ति जो है इसका संबंध चंद छंद की वर्णन से है। कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि चंद छंद की वर्णन की महिमा ये किसकी दोस्तों रचना है? तो ये गंग कवि की रचना मानी जाती है। इसको अपन को याद रख लेना, ये हमेशा क्वेश्चन आपके बीच में आते हैं, इनको याद रख लेना है ना दोस्तों। यहां पर आते हैं अपन हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु की ये जो पुस्तक है ये किस पुस्तक से ली गई है बताइए? किस पुस्तक से ली गई है? हिंदी नई चाल में ढली ये किस पुस्तक से ली गई है? आपको कमेंट में लिख देना है किस पुस्तक से ली गई है। सभी लोग आंसर बताएंगे। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, और जिन भी साथियों को दोस्तों, जिन भी साथियों को ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो सभी लोग ऐप डाउनलोड करें, सेल्फ स्टडी क्लासेस। और जो भी साथी हमारे जूनियर टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी साथी हमारे टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहते कि हम ट्रिक से पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें, तो हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु की ये युक्ति ले गई है दोस्तों, काल चक्र। बोले वो काल था जब हिंदी नई चाल में ढली थी, है ना। अब तो बोले हिंदी का काल है ना। काल था वो, काल था तो काल चक्र, बोले काल चक्र था। बोले सर हिंदी जब नई चाल में ढली थी, हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु जी की यह पंक्ति 1873 में प्रकाशित काल चक्र पुस्तक में से ली गई। इन्होंने नारद भक्ति सूत्र का तदीय सर्वस्व एवं सांडिल्य भक्ति सूत्र का भक्ति सूत्र बेजंती शीर्षक से अनुवाद किया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? 4 विकल्प हैं, 4 में से आपको चयन करना है। सभी लोग इसका बताएंगे किस पत्रिका का संपादन किया भारतेंदु जी ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? किस पत्रिका का संपादन किया भारतेंदु जी ने बताइए? और यहां पर आपका बिल्कुल सही है, बोले सर कवि बचन सुधा 1868, है ना, 1868। इसको याद रखेंगे। 1868 में इन्होंने कवि बचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी नामक की पत्रिकाएं निकाली थी दोस्तों। ये 3 पत्रिकाएं आपको याद रख लेना है। इनकी सभी पत्रिकाएं काशी से प्रकाशित हुई थी, ये चीज भी आपको याद रख लेना है। मर्यादा का भी इन्होंने संपादन किया, मर्यादा का संपादन कृष्णकांत मालवीय तथा माधुरी का संपादन दुलारी लाल भार्गव ने किया था, ये भी याद रख लेना। और दोस्तों आपको पता है कि चिंतामणि जो घोष थे, चिंतामणि घोष थे, सरस्वती का, ये सरस्वती पत्रिका के क्या माने जाते हैं? संस्थापक माने जाते हैं, है ना। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? आपने बताया, आपको पता होगा, श्याम सुंदर दास, है ना। ये प्रथम संपादक थे सरस्वती पत्रिका के, है ना। और दोस्तों फिर बने थे कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी। लेकिन जो सरस्वती पत्रिका के संस्थापक थे चिंतामणि घोष, है ना। ये याद रख लेना। कभी कभी पूछा जाता है कि सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक आपको लगाना है दोस्तों, संस्थापक में चिंतामणि घोष, है ना। फिर पूछा जाता है कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे, तो श्याम सुंदर दास। फिर पूछा जाता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी कब संपादक बने, तो 1903 में, है ना। सबसे पहले 81 से प्रकाशित हुई थी पत्रिका सरस्वती पत्रिका, उसके बाद दोस्तों प्रयाग से, याद रख लेना, ठीक है। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है, तो यह है भारतेंदु युग की, भारतेंदु युग की विशेषता है समस्या पूर्ति। और ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। भारतेंदु युग में समस्या पूर्ति एक पर्याप्त लोकप्रिय काव्य पद्धति थी। कवियों की प्रतिभा, रचना कौशल परखने के लिए कवि गोष्ठियां और कवि समाजों में कठिन कठिन विषयों पर समस्या पूर्ति कराई जाती थी। तो समस्या पूर्ति
ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये भारतेंदु युग की विशेषता मानी जाती है, इसको याद रख लेना। अभी तक साथियों अगर आपने सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड करें। हर रोज मैं एक दोस्तों योजना बना रहा हूं कि हर रोज 20 प्रश्नों का एक साहित्य का टेस्ट फ्री होगा सबके लिए रोज, है ना। तो इस प्रकार से मैं देखता हूं किस प्रकार से दोस्तों, है ना, जल्दी से सभी लोग बताएं उत्तर क्या हो जाएगा। सभी लोग बताएंगे भारतेंदु ने अधिकतर किस भाषा में काव्य की रचना की है? संस्कृत भाषा में, ब्रज भाषा में, या फिर हिंदी भाषा में, या फिर पाली भाषा में? बताइए भारतेंदु ने अधिकतर किस भाषा में काव्य की रचना की? इसका उत्तर बताना है संदीप जी, विजय लक्ष्मी जी बताइए। प्रश्न क्रमांक 23 और 23 में आपने जो उत्तर बताया है तो उत्तर हो जाएगा आपका ब्रज भाषा। भारतेंदु ने अधिकतर किस भाषा में काव्य रचना की है? तो वो की है ब्रज भाषा में, है ना। रवि जी ब्रज भाषा यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बी जिन्होंने बताया भारतेंदु ने अधिकतर जो ब्रज भाषा में काव्य की रचना की है दोस्तों, उन्होंने ब्रज भाषा के अप्रचलित शब्दों को छोड़कर उसके परिष्कृत रूप को अपनाया। ये आपको याद रख लेना दोस्तों। ये इनकी जो रचना है वो प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, ये कई बार पूछी जाती हैं। प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, है ना, और प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप। ठीक है, आपको प्ले स्टोर में सर्च करना है सेल्फ स्टडी क्लासेस, सेल्फ स्टडी क्लासेस सभी लोग सर्च कर लेंगे, है ना। और यहां पर आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? बताइए भारतेंदु मंडल का कौन सा नहीं है? ये सभी लोग बताएंगे। उत्तर क्या हो जाएगा सोनू सिंह जी? 24 का उत्तर, 24 का सभी लोगों को आंसर चयन करना है। कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं माना जाता? भारतेंदु मंडल आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और भारतेंदु मंडल का लेखक कौन सा नहीं है? तो 4 विकल्प बताना है। नंदलाल जी बताइए। प्रश्न क्रमांक 24 सुनीता जी, शिल्पा जी, और 24 में राइट आंसर चला जाता है राजा लक्ष्मण सिंह, यानी कि आपका डी नंबर भारतेंदु मंडल के ये दोस्तों नहीं माने जाते और डी आपका बिल्कुल सही है। प्रताप नारायण मिश्र 1856, है ना। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन 1855, बालकृष्ण भट्ट 1844, ठीक है। राधा कृष्णदास 1865 भारतेंदु मंडल के लेखक हैं, जबकि राजा लक्ष्मण सिंह 1826 से 96 ये भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं है। तो याद रख लेना सबसे पहले बालकृष्ण भट्ट 1844, फिर दूसरे नंबर भारतेंदु जी 1850, है ना दोस्तों। 1855 में प्रेमघन आते हैं, 1856 में प्रताप नारायण मिश्र आते हैं, 1865 में राधा कृष्णदास आते हैं। तो इनको क्रमबद्ध भी मैंने आपको बताया है, क्रमबद्ध भी आप लोग देख लिया करें, है ना। यहां पर हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम बताना है। हिंदी प्रदीप मैंने आपको याद करवाया था, प्रदीप के बाल भट्टा से भरत गए, प्रदीप के बाल भट्टा से भरत गए। तो प्रदीप से प्रदीप, बाल से बालकृष्ण भट्ट, प्रदीप से हिंदी प्रदीप और बाल से बालकृष्ण भट्ट, है ना। तो प्रदीप के बाल भट्टा से भरत गए, है ना। तो प्रदीप से हिंदी प्रदीप और बाल से बालकृष्ण भट्ट, ये संपादक थे बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका के यशस्वी संपादक, भारतेंदु युग के निबंधकार, वरिष्ठ निबंधकार, उपन्यासकार बालकृष्ण भट्ट थे। नूतन ब्रह्मचारी, एक अजान, 100 अजान, एक सुजान, 100 अजान, एक सुजान इनके उपन्यास हैं। नूतन ब्रह्मचारी कई बार पूछा गया और 100 अजान, एक सुजान मैंने याद करवाया था। बोले 100 अजान, एक सुजान उपन्यास किसका है? तो मैंने आपको याद करवाया था बहुत अच्छे से। कैसे याद करवाया था? बोले सर ऐसा क्या था सुजान में कि 100 अजान, एक सुजान। मैंने कहा सुजान के बाल बहुत अच्छे थे, बाल बहुत अच्छे थे। तो ये रचना किसकी होगी? बालकृष्ण भट्ट की, बालकृष्ण भट्ट की। इसको याद रख लेना दोस्तों। नूतन ब्रह्मचारी भी इन्हीं का है। अगला क्वेश्चन, नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? नए जागरण के अग्रदूत किसे कहा जाता है? सभी लोग लाइक जरूर कर देंगे। हमारे सभी मित्र सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। अभी दोस्तों आपके लिए कोर्स चल रहा है ना। लाइव क्लासें आदिकाल से स्टार्ट हुई हैं। जिनको अभी कोर्स को परचेस करना है तो वो अभी ऐप में एडमिशन ले सकते हो दोस्तों। कोर्स में हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण के
जहां पर आपको बहुत बढ़िया टेस्ट भी करवाए जाते हैं और बढ़िया तरीके से अध्ययन करवाया जाता है। नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? उत्तर चला जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। आपके सामने है, स्क्रीन पर है आपके, भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? ये आंसर आपको बताना है। तो 4 विकल्प हैं, 4 में से सभी लोग आंसर बताएंगे। 27 का आंसर हमें बताना है कि कौन सा पुष्टि मार्ग में दीक्षित था, बताइए। बालकृष्ण भट्ट थे। कल आपका ये चैलेंज प्रश्न था साथियों, और यहां पर आपको लिखना है पुष्टि मार्ग में दीक्षित था तो कौन था? बालकृष्ण भट्ट थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन, या फिर दोस्तों प्रताप नारायण मिश्र। कौन थे? 4 विकल्प हैं। भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था, ये क्वेश्चन आपको बताना है। और दोस्तों 4 में से आपने जो चयन किया है ना, स्तुति जी, रविंद्र, अनुपम जी, बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों ने बताया है कि सर भारतेंदु युग का जो कवि था, कौन से कवि थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए, पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए, यानी आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रथम चरण में भारतेंदु युग के अन्य विषयों के साथ साथ परंपरागत भक्ति काव्य, विशेष रूप से कृष्ण भक्ति काव्य की रचना हुई। युग प्रवर्तक कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र बल्लभ संप्रदाय के पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए। इसके पहले दोस्तों अपन ने बल्लभ संप्रदाय पढ़ा था। बल्लभ संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? बल्लभाचार्य थे। ठीक है। आपने देखा कि बल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। बल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी, तो आपका उत्तर होता बल्लभाचार्य। ठीक है। और आपने सूरदास का नाम सुना होगा। सूरदास जी के गुरु भी कौन थे? बल्लभाचार्य थे। ठीक है। बल्लभाचार्य जी के पुत्र का नाम था विट्ठलनाथ, और विट्ठलनाथ ने दोस्तों 1565 में काय की स्थापना की थी? अष्टछाप की स्थापना की थी। ठीक है। अब यहां पर आपको बताना है कि बकरी बिलाप किसकी काव्य कृति है? बकरी बिलाप, है ना, तो ये आंसर हो जाएगा, बोले सर बकरी बिलाप, ये जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। कल्पना जी, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। स्तुति जी, सुनील शर्मा जी, संदीप जी, बहुत बढ़िया, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। बकरी बिलाप किसकी काव्य कृति है? तो ये काव्य कृति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, यानी कि आपका जो ये नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। भारतेंदु जी की मानी जाती है और ए नंबर बिल्कुल सही है। अब यहां पर आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको यहां पर बताना है, यहां पर चयन करना है। बकरी बिलाप भारतेंदु जी की व्यंग्यात्मक काव्य कृति है, और इसके अतिरिक्त इनकी काव्य कृतियों में नाम लिया जाता है भारत दुर्दशा का, नाम लिया जाता है नील देवी, प्रेम प्रलाप, है ना, प्रेमाश्रु वर्णन, प्रेम तरंग, वर्षा विनोद, विनय, है ना, और प्रेम 50, ये प्रेम 50 है। ठीक है। प्रेम 50, तन्मय लीला, दान लीला, विनय प्रेम 50। ठीक है। और दान लीला, ये सभी रचनाएं मानी जाती हैं दोस्तों, इनको आपको याद रख लेना है, ये भारतेंदु जी की रचनाएं हैं, ये सभी पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की है? ये क्वेश्चन आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक आपका 29, और 29 में देवेंद्र जी बिल्कुल सही आंसर आया आपका। किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की है? तो वो की है महादेवी वर्मा। अब दोस्तों महादेवी वर्मा जी की जब भी बात आती है तो महादेवी वर्मा को हम जानते हैं कि छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से महादेवी वर्मा एक मानी जाती हैं। ठीक है। अब महादेवी वर्मा जी के बारे में अगर देखें तो दोस्तों इनकी रचनाओं में मेरा परिवार 1972 नामक रेखा चित्र लिखा इन्होंने, और इसमें महादेवी ने अपने पालतू पशु पक्षियों का विस्तृत इन्होंने वर्णन किया, जिसमें दोस्तों नीलकंठ, मोर, गिल्लू, गिलहरी, है ना, सोना, दुर्मुख, खरगोश, गौरैया, इस सभी का इन्होंने वर्णन किया है। तो एक क्वेश्चन बढ़िया आता है कि किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की है? तो महादेवी ने। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि महादेवी जी की वह कौन सी रचना है जिसमें पशु पक्षियों का वर्णन किया गया? तो वो रचना है मेरा परिवार। मेरा परिवार दोस्तों महादेवी वर्मा जी की जब भी बात आती है तो महादेवी वर्मा जी आपको पता है कि छायावाद की वर्मा त्रयी में भी शामिल हैं महादेवी वर्मा जी, है ना, और
दोस्तों इनकी रचनाएं आपसे पूछी जाती हैं। निहार रचना पूछी जाती है, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा, यामा, ये सारी रचना महादेवी की पूछी जाती हैं। और यामा के लिए इन्हें दोस्तों 1982 में क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था महादेवी वर्मा जी को यामा के लिए। ठीक है, तो इनको भी अपन को याद रख लेना है। और अगला क्वेश्चन, रचना काल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र की निम्नलिखित रचनाओं को सुमेलित दोस्तों बताना है कि रचना क्रम के अनुसार आपको चयन करना है। बताइए नंदलाल जी, रचना काल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? 4 विकल्प हैं, अनुक्रम बताना है। भारतेंदु जी के बारे में आपको बताना है दोस्तों। मैंने कई बार आपको बताया कि भारतेंदु जी का जो जन्म हुआ वो 1850 ईस्वी में हुआ। ठीक है, इसके पहले आते हैं बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 1844 में, ये भी याद रख लेना। सबसे वरिष्ठ माने जाते भारतेंदु मंडल के कौन? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, और 1850 में भारतेंदु जी दोस्तों और मात्र 35 वर्ष जिए, यानी कि इनकी जो उम्र थी मात्र 35 वर्ष, और 1885 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। लेकिन दोस्तों मात्र 35 साल में इतना कुछ कर गए भारतेंदु जी कि इनके नाम पर ही युग का नाम पड़ गया भारतेंदु युग, है ना। और रचना काल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम आपको बताना है। तब उत्तर है भक्त सर्वस्व, प्रेम तरंग, सतसई श्रृंगार और मधु मुकुल। इनकी रचना इस प्रकार से हैं दोस्तों, इनको याद रख लेना। भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, वैसिक महात्म्य, है ना, और प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रु वर्षण, है ना, जैन कुतूहल, प्रेम सतसई। ठीक है, इनको याद रखेंगे। होली, मधु मुकुल, राग संग्रह, वर्षा विनोद, प्रेम विनय, प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी, ये सारी की सारी रचनाएं पूछी जाती हैं दोस्तों। कृष्ण चरित, है ना, श्री अलवरत वर्मन, श्री राजकुमार, ठीक है, सुखागत पत्र, सुमनोन्नजली, ठीक है, श्रीजी बनजी महाराज, ये सारी की सारी रचनाएं, इतनी सारी रचनाएं इनकी। बकरी बिलाप है, ये पूछी जाती है। ठीक है, बकरी बिलाप हमेशा पूछी गई है दोस्तों। इतनी सारी रचनाएं भारतेंदु जी ने लिखी हैं और ये पूछी जाती है इनकी। बंदर सभा, विजय बल्लरी, विजयनी विजय पताका, ये सारी रचनाएं इनकी पूछी जाती हैं दोस्तों। इनको अपन को याद रख लेना है। ठीक है, अब यहां पर आते हैं, अगला यहां पर आपको बताना है रचना काल के अनुसार श्रीधर पाठक की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। ये 4 विकल्प हैं, श्रीधर पाठक के बारे में आपको बताना है। और श्रीधर पाठक के बारे में अपन ने पढ़ा है कि जो श्रीधर पाठक हैं ये स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। एक चीज और आपको याद रखनी है दोस्तों कि स्वच्छंदतावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने? मुकुटधर पांडे ने। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि स्वच्छंदतावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? मुकुटधर पांडे ने। छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? मुकुटधर पांडे ने, है ना, याद रख लेना। लेकिन आपसे पूछा जाता है कि स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है? तो आपका उत्तर होता है श्रीधर पाठक। ठीक है, इनकी रचनाओं को क्रमबद्ध पूछा गया। 4 विकल्प और हैं यहां पर। 4 विकल्प में दोस्तों आपका उत्तर बिल्कुल सही है, बी नंबर का, है ना, बी नंबर का सही है। इनकी रचनाओं में देखें, इनकी रचनाओं को यहां पर हम देख लेते हैं। और यहां पर एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम, श्रांत पथिक, सांध अटन, ये इनकी मानी जाती है दोस्तों। लेकिन एक बार हम इनकी रचनाओं की ओर ध्यान देंगे। इनकी रचनाओं में, श्रीधर पाठक की रचनाओं में दोस्तों इनकी रचनाएं है मनोविनोद, है ना, हिमालय, एकांतवासी योगी। कई बार पूछा गया एकांतवासी योगी के रचनाकार कौन है? तो श्रीधर पाठक। जगत सच्चाई सार, उजड़ ग्राम, है ना, गुणवंत, हेमंत और श्रांत पथिक, ऋतु सहार, कश्मीर सुषमा, वनाष्टक, देहरादून, स्वर्गीय वीणा, है ना, धन विजय, सांध अटन, भारत गीत आदि, ये सभी रचनाएं मानी जाती हैं। इनको आपको याद रख लेना है दोस्तों। ये रचनाएं श्रीधर पाठक की हैं जो कि स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आधुनिक काल में पद्य के साथ किसका विकास हुआ? बताइए, पद्य के साथ किसका विकास हुआ? गद्य का, तकनीकी का, समीक्षा का या फिर संचार का? कुरैशी जी, आधुनिक काल में पद्य के साथ किसका विकास हुआ? 4 विकल्प हैं। पद्य के साथ साथ किसका विकास हुआ, ये भी आपको उत्तर बताना है। और विकल्प आपके सामने हैं, सभी लोग चयन करेंगे। आधुनिक काल में पद्य के साथ किसका
माना जाता है? लिखिए जल्दी से, आंसर क्या हो जाएगा आपका? पद्य के साथ किसका विकास हुआ? ये उत्तर आपको चयन करना है। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 4 विकल्प हैं, बढ़िया प्रश्न है। आधुनिक काल में पद्य के साथ किसका विकास हुआ, ये उत्तर आपको बताना है। और आपका राइट आंसर चला जाता है विकल्प नंबर ए की तरफ कि सर आधुनिक काल में पद्य का विकास तो हुआ, लेकिन पद्य के साथ साथ गद्य का भी विकास हुआ, है ना। आधुनिक काल में गद्य के साथ, पद्य के साथ गद्य का विकास हुआ, बल्कि गद्य के अंतर्मुखी विकास को देखकर आचार्य शुक्ल ने इसे गद्य काल की संज्ञा दे दी है। ठीक है, गद्य काल की संज्ञा दी थी ना, दी थी आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल को, है ना। तो यहां पर देखो, हिंदी आलोचना का इतिहास कौन से काल से माना जाता है? हिंदी आलोचना, ऐसा भी कई बार पूछा गया है, हिंदी आलोचना का इतिहास कौन से काल से माना जाता है? भक्ति काल से माना जाता है, या फिर दोस्तों आदिकाल, वीरगाथा काल, या आधुनिक काल से माना जाता है? हिंदी आलोचना का इतिहास आपको बताना है। 4 विकल्प हैं। आधुनिक काल में क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। बताइए, हिंदी आलोचना का इतिहास कौन से काल से माना जाता है? प्रश्न क्रमांक 33 और 33 में आपने बिल्कुल सही आंसर चयन किया है और राइट आंसर है आपका आधुनिक काल। आधुनिक काल यानी डी नंबर जो है वो बिल्कुल सही है। हिंदी आलोचना का इतिहास कौन से काल से माना जाता है? आधुनिक काल से। हिंदी आलोचना का इतिहास आधुनिक काल से माना जाता है और हिंदी आलोचना की शुरुआत 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतेंदु से मानी जाती है। भारतेंदु द्वारा रचित नाटक आधुनिक हिंदी आलोचना की प्रथम आलोचनात्मक मानी जाती है दोस्तों। नाटक, है ना, नाटक निबंध लिखा था इन्होंने, आलोचनात्मक निबंध लिखा था, किसने? भारतेंदु जी ने, है ना। इसको याद रख लेना। और दोस्तों यहां पर कुछ रचनाएं दी हैं, उनका सन आपको बताना है। प्रेम माधुरी का सन क्या है? एकांतवासी योगी, हिमतरंगिणी, निहार, इन सभी के दोस्तों रचना काल आपको बताना है। रचना काल क्या है? 4 विकल्प हैं, रचना काल का आपको चयन करना है। करिए सभी लोग चयन करें जल्दी से, क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? प्रेम माधुरी का रचना काल क्या है? एकांतवासी योगी का रचना काल क्या है ना। और दोस्तों हिमतरंगिणी का रचना काल क्या है? तो यहां पर आपको याद रख लेना, हिमतरंगिणी 1948 की रचना है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, और यहां पर हम देखेंगे कि दोस्तों निहार 1930 की है। ठीक है, एकांतवासी योगी की अगर बात करेंगे तो ये 1886 की है और प्रेम माधुरी 1875 की है। तो इस प्रकार से आपको याद रख लेना दोस्तों, और उत्तर चला जाता है आपका विकल्प नंबर सी की तरफ। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है, सी नंबर सही है। ठीक है, निहार 1930, ठीक है, 1930 आपका सही हो जाएगा निहार, और प्रेम माधुरी 1975। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, इनके बारे में देखते हैं कि ये सारी जो रचनाएं हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर प्रेम माधुरी 1875 में भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, क्लियर। प्रेम माधुरी दोस्तों हो गया। एकांतवासी योगी 1886 में श्रीधर पाठक। हिमतरंगिणी रचना माखनलाल चतुर्वेदी की 1948, है ना। 1955 में इसे क्या मिल गया था? हिमतरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया। सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी की हिमतरंगिणी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1955 में। ठीक है, निहार 1930 महादेवी वर्मा, और आंसू 1925 से जयशंकर प्रसाद, इनको याद रख लेना। अब यहां पर आते हैं हम दोस्तों, यहां पर आपको पता है कि श्रीधर पाठक की खड़ी बोली की अनुदित रचना है गोल्ड स्मिथ द्वारा लिखित हर्मिट, है ना। हर्मिट की दोस्तों ये अनुवाद मानी जाती है ना, एकांतवासी योगी। इसको याद रखेंगे। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताइए। सही अनुक्रम बताइए, कवियों का सही अनुक्रम बताना है जन्म काल के आधार पर। तो अपन ने पढ़ा है, ये चीज तो अपन ने पढ़ी है कि सर बालकृष्ण भट्ट आते हैं सबसे पहले, यानी कि 1844, है ना। फिर 1844 के बाद 1850 में कौन आते? भारतेंदु हरिश्चंद्र, है ना। तो यहां पर देख लो थोड़ा सा, भारतेंदु हरिश्चंद्र है किसी में, यहां पर भी है और यहां पर भी है, एक नंबर में नहीं है, कट कर दो डी नंबर। दो तो आपके कट हो जाते हैं। अब दो में आपने देखा कि सबसे पहले आए भारतेंदु, यहां भारतेंदु, फिर यहां पर बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन और प्रताप नारायण मिश्र जगमोहन, ये लास्ट में आते हैं। तो उत्तर आपका यहां पर सी की तरफ चला जाता है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, सी नंबर
इसकी यहां पर अपन थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं। भारतेंदु जी का जन्म की बात करें तो 1850 में पहले भारतेंदु जी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन 1855, प्रताप नारायण मिश्र 1856 और जगमोहन सिंह 1857। तो 50 में भारतेंदु, 55 में बद्रीनाथ, है ना, और दोस्तों प्रताप नारायण मिश्र 56 में, है ना, 56 का प्रताप है। बोले सर 56 इंच सीना का क्या है? प्रताप है। इनको याद रख लेंगे। बोले 56 इंच सीना का प्रताप है ना। और बोले सर बचपन में लोग बहुत प्रेम करते हैं। बचपन में करते प्रेम की नहीं, तो बचपन से 55 तक ऐसे याद रख लेना। बोले सर भारतेंदु जी का तो आपको पता ही है 50, है ना। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बोले आपको पता होगा, आपने अनुभव भी किया होगा। बोले सर प्रेम करते हैं बचपन में लोग, बचपन में यानी कि 55 में प्रेम करते हैं, है ना, सभी लोग करते हैं। प्रताप है किसका? बोले सर 56 इंच सीने का प्रताप है। 56 इंच सीना, है ना, प्रताप है। तो प्रताप नारायण 1856 और जगमोहन 57, है ना, संतान, इसको भी याद रख लेना। अगर आपकी संतान ना होती हो तो मोहन के पास जाना, भक्ति पूजा करना, तो याद रख लेना। तो इसको सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन 36 का उत्तर आपने चयन कर ही दिया है कि स्वतंत्रतावाद का कवि कौन कहा जाता है हिंदी में? तो श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। अब नहीं भूलना है आप 1850 में हरिश्चंद्र, प्रेम करते हैं बचपन में लोग तो 55, है ना, प्रताप है 56 इंच सीने के तो 56, जगमोहन से 57, इनको भूलना नहीं है, क्रमबद्ध पूछा जाता हमेशा, ठीक है। श्रीधर पाठक की रचनाओं की अगर बात करें तो बात आती है बनासटक की, देहरादून, भारत गीत, इन रचनाओं की बात आती है। अगला क्वेश्चन आपको बताना, नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन माने जाते हैं? चयन करिए, नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन माने जाते हैं? बिल्कुल कौन माने जाते हैं? भारत गीत, जगत सच्चाई सार, ये तो श्रीधर पाठक की मानी जाती हैं। बताइए उत्तर किसका हो जाएगा? नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? आंसर आपको चयन करना है। और बोले सर नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र, इसके लेखक कौन माने जाते हैं? सदल मिश्र। और डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। जिन भी साथियों ने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया, वो सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड करें, है ना। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज, है ना, आपको पता है 1800 ईस्वी में दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। और ये फोर्ट विलियम कॉलेज में कार्य करने वाले सदल मिश्र ने खड़ी बोली गद्य की पुस्तक नासिकेतोपाख्यान की रचना की। फोर्ट विलियम कॉलेज हिंदी उर्दू अध्यापक लल्लू लाल ने प्रेम सागर, ये कई बार पूछा गया है कि लल्लू लाल ने प्रेम सागर, मुंशी सदा सुखलाल ने सुख सागर, इंसा अल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी की रचना की। और रानी केतकी की कहानी का जो अन्य नाम है जो पूछा जाता है, वो अन्य नाम क्या है? उदय भानचरित। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां और इसका अन्य नाम है उदय भानचरित, है ना। प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल, है ना। और दोस्तों यहां पर अपन ने देखा सुख सागर सदा सुखलाल की रचना, इनको याद रख लेना। नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में हुई, है ना, ये भी आपको याद रख लेना है दोस्तों। अब यहां पर आते हैं, अब आपको एक कमेंट में उत्तर लिखना है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी। कमेंट में उत्तर जिनको भी बनता है वो कमेंट में जरूर लिखें, ठीक है। यहां पर आ जाते हैं, यहां पर आपको प्रश्न बताना है कि इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? कौन सा नहीं है भारतेंदु जी का? भारत दुर्दशा, नील देवी, साधना जी, प्रेम जोगनी, रणधीर, प्रेम मोहिनी। जिन भी साथियों को कोर्स में एडमिशन लेना है वो कोर्स में एडमिशन लेते चलें और दोस्तों अपनी तैयारी को यथावत करें, चाहे वो जूनियर टेट वाले हों, चाहे दोस्तों आपके पंजाब मास्टर कैडर वाले हों, टीजीटी पीजीटी वाले हों। दोस्तों तैयारी आपको करनी है तो आ जाइए सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप पर, बढ़िया आपके लिए कोर्स लॉन्च किया गया है। व्यवस्थित पढ़िए, क्रमबद्ध पढ़िए, ट्रिक से पढ़िए, है ना। कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? तो अपन ने पढ़े हैं, है ना, पढ़े हैं क्या? नहीं, भारतेंदु जी का नाटक कौन सा नहीं है? नील देवी तो है, भारत दुर्दशा है, प्रेम जोगनी है, रणधीर प्रेम मोहिनी नहीं है। रणधीर प्रेम मोहिनी ये नाटक दोस्तों याद रख लेना, ये किसका है? ये है श्रीनिवास दास का। श्रीनिवास दास का माना जाता है दोस्तों रणधीर प्रेम मोहिनी।
इसको याद रखेंगे। रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं, बल्कि ये किसका है, लाला श्रीनिवास दास का है। इनके अन्य नाटक दोस्तों ताप्ता संवरण, संयोगिता स्वयंवर, है ना, किसके, श्रीनिवास दास के, ये भी आपको याद रख लेना। और दोस्तों भारत दुर्दशा, नील देवी और प्रेम जोगनी भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सुख सागर की रचना किसने की, बताइए। सदल मिश्र ने की, लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खां या फिर सदा सुखलाल ने। दोस्तों ये तो आपको पता ही है, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये जो रणधीर प्रेम मोहिनी है, ये दोस्तों प्रथम दुखांत नाटक माना जाता है। आपसे कभी पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है, तो आपको बताना श्रीनिवास दास का रणधीर प्रेम मोहिनी। वेरी गुड। सुख सागर की रचना किसने की, बताइए। सदल मिश्र ने, लल्लू लाल ने, इंसा अल्लाह खां या फिर सदा सुखलाल ने सुख सागर की रचना। और बोले सर सुख सागर की रचना सुख सागर और सदा सुखलाल, सुखलाल, ठीक है। भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य के 4 और नायकों की निम्नलिखित रचनाएं हैं, जिसमें सुख सागर, है ना, मुंशी सदा सुखलाल ने लिखा। इंसा अल्लाह खां, जिसे उदयभान चरित भी कहा जाता है, इस इंसा अल्लाह खां को रानी केतकी की कहानी, है ना, याद रख लेना। इनकी दोस्तों सॉरी, रानी केतकी की कहानी को उदयभान चरित कहा जाता है, इंसा अल्लाह खां की रचना है, याद रख लेना। और नासी केतुपाख्यान सदल मिश्र और प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों, कविता रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा। रत्नाकर शब्द बताना किस कवि के साथ जुड़ा है, हरिश्चंद्र के साथ, जगन्नाथ या फिर वद्री नारायण या भिखारी दास के साथ। सभी लोग लाइक जरूर कर देना अपने मित्र, और दोस्तों सभी अपने शेयर जरूर कर दिया करो अपने साथियों तक, है ना। रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है, इसका उत्तर आपको चयन करना है। और अपन ने कई बार पढ़ा है कि सर जगन्नाथ दास रत्नाकर, रत्नाकर, इसको याद रखेंगे, जगन्नाथ दास रत्नाकर, है ना। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रत्नाकर उपाधि ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ के साथ जुड़ा, जबकि भारतेंदु हरिश्चंद्र की उपाधि थी और प्रेमघन बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, है ना, इसको याद रख लेना। भारतेंदु हरिश्चंद्र की उपाधि, प्रेमघन बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की उपाधि थी, है ना, इनको याद रखेंगे। अब यहां पर आपको चयन करना है जगत सच्चाई सार। जगत सच्चाई सार के लेखक कौन है, जगत सच्चाई सार के लेखक आपको चयन करना है, बताइए। नाथुराम शर्मा शंकर हैं या फिर देवी दत्त शुक्ल हैं, श्रीधर पाठक हैं या फिर प्रियंका यादव जी, इनमें से कोई नहीं है, बताइए सुमन जी। ऐसे कौन से साथी हैं जिन्होंने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया है। ऐप डाउनलोड करें दोस्तों, मस्ती से पढ़ते रहें। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता कौन माने जाते हैं, इसका उत्तर आपको बताना है। और जगत सच्चाई सार श्रीधर पाठक, किसकी रचना है ये, श्रीधर पाठक की है। और सी नंबर जगत सच्चाई सार की कविता श्रीधर पाठक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जगत सच्चाई सार, काश्मीर सुषमा, देहरादून, भारत गीत आदि द्विवेदी युग के स्वतंत्रतावादी कवि श्रीधर पाठक की रचना है, इनको याद रख लेना दोस्तों, ठीक है। और यहां पर आपको बताना है कि प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है। प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट या फिर प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन या इनमें से कोई नहीं। प्रयाग रामागमन के लेखक कौन माने जाते हैं, 43 का आंसर आपको चयन करना है। और प्रयाग रामागमन, प्रयाग रामागमन, और राइट आंसर आपका चला जाता है दोस्तों कहां, प्रेमघन, है ना। प्रयाग रामागमन के जो लेखक हैं वो हैं प्रेमघन, और सी नंबर आपका बिल्कुल सही है ना। प्रेमघन के बारे में अपन ने देखा था कि सर प्रेमघन का जन्म हुआ था 1855 में, ठीक है, यही पढ़ा था ना अपन ने। 1850 में किसका हुआ था, भारतेंदु जी का। 1856 में किसका हुआ, प्रताप नारायण मिश्र का, ठीक है, 1856। 1857 में किसका हुआ, जगमोहन का, जगमोहन दास, है ना, ये याद रख लेना। 1850 भारतेंदु, और 1844 में किसका हुआ, बालकृष्ण भट्ट, है ना। 44, बोले बाल को चबा लो, है ना, कई कई बोलते ना कि सर बाल बहुत अच्छे हैं, बोले चबा लो तो, है ना, चबा तो क्या हो जाएगा, 44, 44, है ना। 44 में बालकृष्ण भट्ट, 1850 में भारतेंदु हरिश्चंद्र, 1855 में बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, है ना। 1856 में प्रताप नारायण मिश्र, 1857 में जगमोहन,
ये आपको याद करना है, ये क्रमबद्ध पूछा जाता है हमेशा, इसको याद रख लेना है दोस्तों, ठीक है। अब यहां पर आते हैं, अगला क्वेश्चन यहां पर पढ़ते हैं, इसके बारे में देखते हैं। प्रेमघन जी के भारतेंदु मंडल के साहित्यकार बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने भारतेंदु की भांति पद्य एवं गद्य दोनों में विपुल साहित्य रचना की। प्रयाग रामागमन, भारत सौभाग्य, जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। और आर्याभिनंदन, स्वागत आदि प्रेमघन की प्रमुख रचनाएं हैं। प्रेमघन ने दोस्तों मासिक पत्रिका आनंद कादम्बिनी तथा दोस्तों हाँ साप्ताहिक पत्रिका नागरी नीरद का संपादन किया था। आनंद कादम्बिनी और नागरी नीरद, बोले सर नगर में आनंद का प्रेम है ना, याद रख लेना, प्रेममय आनंद है, नगर में प्रेममय आनंद है, तो नगर से नागरी नीरद है ना, आनंद से आनंद कादम्बिनी, प्रेम से प्रेमघन द्वारा संपादित मानी जाती हैं, याद रख लेना बिल्कुल। अंबिका दत्त व्यास का 1858, ये भी याद रख लेना, अंबिका दत्त व्यास 58 है ना, याद रखो। कली कौतिक रूपक के लेखक कौन है? कली कौतिक रूपक के लेखक आपको चयन करना है, प्रेमघन है, प्रताप नारायण मिश्र है, बालकन भट्ट हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। कली कौतुक रूपक के लेखक कौन माने जाते हैं? कली कौतुक। अब मैंने आपको याद भी करवाया था कि कली का प्रताप होता है, कली है ना, अपन देखते बोले सर फूल में कली खिली है, कली, और कली का बहुत प्रताप है ना, तो कली कौतुक के रचनाकार प्रताप नारायण मिश्र, क्योंकि प्रताप तो कली का ही है, और बी नंबर प्रताप नारायण मिश्र आपका सही हो जाता है। कली कौतुक नामक रूपक के लेखक भारतेंदु मंडल के लेखक प्रताप नारायण मिश्र है ना, ये माने जाते हैं दोस्तों। जुआरी खुआरी, कली प्रभाव, हटी हमीर, गो संकट, संगीत शाकुंतल आदि प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण नामक पत्रिका के संपादक थे। ब्राह्मण के क्या थे? प्रताप नारायण मिश्र। बोले सर ब्राह्मणों का बहुत प्रताप है, ब्राह्मणों का पूजा पाठ में बहुत प्रताप होता है ना, अपन ने देखा है ब्राह्मणों का प्रताप होता है, इसलिए ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र है ना। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। आनंद कादम्बिनी और नागरी नीरद के कौन थे? तो आनंद कादम्बिनी और नागरी नीरद के कौन थे? प्रेमघन। इनको अपन को याद रख लेना है। 19वीं सदी के नव जागरण के दौरान किस पत्रिका ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया? 19वीं शताब्दी बताना है, 4 विकल्प हैं, 4 में से आपको चयन करना है, क्या राइट आंसर हो जाएगा? 19वीं सदी के नव जागरण के दौरान किस पत्रिका ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया? तो वो पत्रिका कौन सी थी? ये 4 विकल्प हैं हिंदी गद्य के विकास में, आपसे बोला गया जीतू जी, और यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कवि बचन सुधा। ये ए नंबर आपका बिल्कुल सही है, जो आपने बिल्कुल सही बताया। 19वीं सदी के जागरण के दौरान हिंदी गद्य के विकास में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित मासिक पत्रिका है ना कवि बचन सुधा, जिसका प्रकाशन हुआ था 1868 में है ना, ये अपन ने पढ़े थे 1868 में दोस्तों। कवि बचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873, बाला बोधनी 1874, ये सभी मानी जाती हैं। अब यहां पर आपको बताना है कि 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन माने जाते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 46 का आंसर आपको चयन करना है। उत्तर क्या हो जाएगा? निम्न में से 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन है? हिंदी के अस्तित्व के लिए किसने लड़ाई लड़ी थी, वो रचनाकार आपको बताना है। और प्रश्न क्रमांक 46 में सभी लोग लाइक जरूर कर देना, अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें दोस्तों इस सेशन को। और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, यानी आपका उत्तर सी बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। ये दोस्तों अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है ना। 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वालों में प्रमुख थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, यानी कि दोस्तों आपका उत्तर सी नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हिंदी नई चाल में ढली यह घोषणा किसने की? बताइए। प्रश्न क्रमांक 47 है ना। इन्हें अंग्रेज सरकार ने सितारे हिंदी की क्या दी थी दोस्तों? उपाधि दी थी, और भारतेंदु जी को भारतेंदु की उपाधि दी गई थी। बताइए हिंदी नई चाल में ढली है ना, और ये दोस्तों यह घोषणा किसने की थी? भारतेंदु जी ने
है ना, या फिर बाल मुकुंद गुप्त ने 1873, अपन बताते ना कि 1873 में हिंदी नई चाल में ढली, 1873 में, ठीक है। तो हिंदी नई चाल में ढली ये जो घोषणा की थी, वो घोषणा किसने की थी? तब अपना राइट आंसर हो जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। और ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि हिंदी नई चाल में कब ढली, तो अपना उत्तर होता है 1873, है ना। तो इसको याद रखेंगे। भारतेंदु ने अपनी पुस्तक काल चक्र, ये भी पूछा जाता है कि किस पुस्तक में भारतेंदु जी ने ये घोषणा की थी कि हिंदी नई चाल में ढली, तो वो पुस्तक थी काल चक्र। पुस्तक थी काल चक्र 1873 ईस्वी में। यह नोट दिया गया कि हिंदी नई चाल में ढली, इस नई हिंदी को हरिश्चंद्री हिंदी की संज्ञा दी गई। तो 1873 में हिंदी नई चाल में ढली, एक कई बार क्वेश्चन आया। और एक कालचक्र पुस्तक में घोषणा की, किसने घोषणा की? उत्तर हो जाता आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहां पर आते हैं, अगला प्रश्न अपन देखते हैं दोस्तों। हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किस आधुनिक कालीन साहित्यकार का है? तो सेम क्वेश्चन कई बार पूछा गया तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का, ठीक है, अपन ने पढ़ लिया, है ना। अगला क्वेश्चन है, बगियान बसंत बसेरो कियो बसिए तेही त्यागी तपाइन ना, और दिन काम कोतूहल के जो बने तिन बीच वियोग बुलाइए ना। बताइए ये पंक्ति किसकी है? 4 विकल्प हैं। जिन भी साथियों ने अभी एग्जाम पर दोस्तों यूट्यूब चैनल एग्जाम पार यूट्यूब चैनल दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है, वो एग्जाम पार सर्च करेंगे यूट्यूब में, एग्जाम पार, ठीक है, एग्जाम पार यूट्यूब चैनल, हिंदी साहित्य ऐसे सर्च कर लेना। तो हिंदी साहित्य की एक लाइव क्लास आती है एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में 10 बजे, है ना। उस क्लास को भी सभी लोग अटेंड करें, आपके लिए प्रैक्टिस करवाई जाती है, बढ़िया। तो वो भी आप पढ़ सकते हो। और यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर है कि बगियान बसंत बसेरो कियो बस ये ते ही त्याग तपाइए ना, दिन काम कुतूहल के जो बने तिन बीच वियोग बुलाइए ना, है ना। ये जो पंक्ति है ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन यानी कि बी नंबर। और प्रेमघन का जन्म हुआ था 1855 में। प्रेमघन बोले सर 55, बचपन से लेकर 55 तक प्रेम तो ही करते हैं, है ना। और बचपन में प्रेम बहुत लोग करते हैं, बोले सर, है ना, बचपन बहुत अच्छा था, सब लोग प्रेम करते थे, आज तो सब लोग गुस्सा होते हैं, है ना। तो याद रखना यहां पर दी गई पंक्ति बगियान बसंत बसेरो कियो तिन बीच वियोग बुलाइए ना की रचनाकार बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन है। इनकी रचनाओं की बात करें तो जीर्ण जनपद, मयंक महिमा, वर्षा बिंदु, आनंद अरुणोदय, अलौकिक लीला, ये रचनाएं मानी जाती हैं दोस्तों किसकी? प्रेमघन की, जिनमें आनंद अरुणोदय कई बार पूछा गया, जीर्ण जनपद भी कई बार पूछी गई है ना, आनंद अरुणोदय। इसको याद रख लेना। साहित्य में नवजागरण का सूर्योदय करने वाले या साहित्यकार कौन है? बताइए। प्रश्न क्रमांक 50 में जिन भी साथियों ने दोस्तों अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया, वो ऐप डाउनलोड कर लें। और दोस्तों यहां पर हिंदी साहित्य का एक बढ़िया कोर्स आपको लॉन्च किया गया, जिसमें आपको विस्तृत अध्ययन, जिसमें आपको ट्रिकी वीडियो, जिसमें आपको लाइव क्लास है, टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपको कराए जाते हैं, प्लस हिंदी व्याकरण भी उसमें रहता है। तो दोस्तों आज ही ज्वाइन करें कोर्स को। मात्र 1200 रुपए का एक कोर्स है, 1 साल की पूरी वैलिडिटी आपके लिए दी जाती है। 1 साल तक आप अनलिमिटेड बार पढ़ सकते हो, है ना। इसकी कोई समय सीमा नहीं कि आपको 2 बार 3 बार, अनलिमिटेड बार इसको पढ़ो और अध्ययन करो, ट्रिकी वीडियो देखो, टेस्ट भी लगाओ, है ना। दोस्तों ऑलरेडी 3 बैच स्टार्ट हैं हिंदी साहित्य के, 3 बैच हैं। और फर्स्ट बैच का कल टेस्ट है कहानी का टेस्ट है फर्स्ट बैच वालों का सुबह 8 बजे से। तो ध्यान रहे फर्स्ट बैच वाले जितने भी हमारे साथी हैं, साहित्य में नव जागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन है? तो वो साहित्यकार माने जाते भारतेंदु हरिश्चंद्र। और बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता। सभी लोग लाइक जरूर करते जाइए। साहित्य में नवजागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। और भारतेंदु को ही नवजागरण का अग्रदूत कहा गया। भारतेंदु जी अपने समय के प्रमुख नाटककार, व्यंग्यकार, कवि, आलोचक, पत्रकार सब कुछ थे। तो एक बार और मैं आपको बताऊंगा यहां पर दोस्तों, जब भारतेंदु युग में हम पढ़ते हैं, भारतेंदु मंडल के दोस्तों लेखकों के बारे में पढ़ते हैं, तो आपको याद रख लेना है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 1844 में। भारतेंदु जी का जन्म हुआ था दोस्तों 1850 में, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं दोस्तों 1855 में। 1855 में किसका हुआ? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का। 1856 में किसका हुआ? बोले 56 इंच का प्रताप है, तो प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है। फिर 1857 में किसका हुआ? जगमोहन का हुआ, ठीक है। 1858 में किसका हुआ? 1858 में हुआ दोस्तों किसका?
1858 में हुआ वह अंबिका दत्त व्यास, है ना, अंबिका दत्त व्यास का, तो ये याद रख लेना। और 1865 में राधा कृष्ण दास का। तो इस प्रकार से ये दोस्तों अपने भारतेंदु मंडल के पूरे कवि थे, इनको अपन ने याद कर लिया। बालकर्ण भट्ट, भारतेंदु, है ना, और दोस्तों प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन और अंबिका दत्त व्यास, और दोस्तों 1865 में राधा कृष्ण दास। ये आपको क्रमबद्ध पूछा जाता है और यहीं से आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से बताइए कौन सा ऐसा कवि है जो भारतेंदु मंडल का कवि नहीं था या फिर था। तो भारतेंदु मंडल के कवि बालकर्ण भट्ट, है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र, और दोस्तों बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जगमोहन, अंबिका दत्त व्यास और राधा कृष्ण दास। ये आपको याद रख लेना है। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है, ठीक है। ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है, ठीक है। अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे।